हमने जो चैप्टर नंबर फर्स्ट किया है ना, वो क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। तो एग्रीकल्चरल इनकम जो है उसके साथ में ही समझाई जाती है, लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम जो है अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, इसलिए मैं इसको अलग से करा रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो आइए आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चरल इनकम। ओके, एग्रीकल्चरल इनकम होती क्या है? तो रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर में हमने इसके बारे में पढ़ा है कि अगर इंडियन लैंड पर, इंडियन एग्रीकल्चरल लैंड पर, भारत के अंदर ऐसी जमीन जिस पे खेतीबाड़ी की जाती है, कृषि क्रिया की जाती है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की जाती है, और उससे अगर उस फार्मर को कुछ एग्रीकल्चरल इनकम होती है तो वो एग्जम्प्ट होती है। ओके, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम इसको पूरा अच्छे से समझने वाले हैं, थोड़ा सा बियॉन्ड, केवल इतना ही नहीं जितना मैंने अभी आपको बताया। ओके, चलिए देखो, एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 के अंदर दे रखी है आपको। क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम डेफिनेशन इज वेरी वाइड, मतलब छोटी नहीं है, थोड़ी ज़्यादा है। जैसे हमको क्या पता है, अगर किसान अपनी ज़मीन पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करता है और उससे अगर फसल उगाता है, उसको बेचता है और उससे अगर उसको इनकम हो जाती है तो वो उसकी एग्रीकल्चरल इनकम है और वो एग्जम्प्ट है। इतना ही पड़ा, लेकिन इतना नहीं है, इससे भी कहीं ज़्यादा है। देखो कैसे, क्या क्या कवर करता है? कवर द इनकम ऑफ नॉट ओनली द कल्टीवेटर्स, केवल फसल उगाकर, है ना, उगाने से जो इनकम आती है उस वही नहीं, केवल कल्टीवेटर ही शामिल नहीं होते। कल्टीवेटर तो है ही, फसल उगा रहे हो, खेतीबाड़ी कर रहे हो, वो तो है ही, उसके अलावा बट आल्सो द लैंड होल्डर हु माइट हैव रेंटेड आउट द लैंड्स। अब दो चीजें हो सकती है। मान लेते हैं मेरे पास एग्रीकल्चरल लैंड है इंडिया के अंदर, एक तो है कि मैं उसमें खेतीबाड़ी कर रहा हूँ, खुद मैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहा हूँ, कल्टीवेशन कर रहा हूँ, मैं उसमें फसल लगा रहा हूँ, उगा रहा हूँ, उसको बेच रहा हूँ। ओके, तो उससे जो मुझे इनकम होगी वो मेरी एग्रीकल्चरल इनकम। सेकंड क्या है? लैंड मेरी है लेकिन मैं नहीं करना चाहता किसानी का काम, मेरे को वो आता नहीं है, और मैं क्या कर देता हूँ, किसी और किसान को उसको किराए पे, रेंट पे दे देता हूँ, और कोई और किसान जो है वो मेरी ज़मीन पर कोई फसल उगाता है और अपना रोजगार चलाता है, और इस काम के बदले मैं उससे रेंट लेता हूं क्योंकि वो मेरी जमीन पर फसलें उगा रहा है। तो जो मुझे रेंट मिलेगा वो भी एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर एक्टिविटी कौन सी हो रही है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है। अगर मैं मेरी एग्रीकल्चरल लैंड को किसी ऐसे व्यक्ति को दे देता हूं जो वहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं करेगा, फसल नहीं उगाएगा, वो वहां पर कोई फैक्ट्री लगा रहा है, और अब वो अगर मुझे रेंट दे रहा है तो वो फिर रेंट मेरे लिए एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा। तो चाहे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मैं करूं तो उससे इनकम हो तो एग्रीकल्चरल इनकम, या कोई और करे और उससे मैं रेंट ले रहा हूं तो भी एग्रीकल्चरल इनकम, लेकिन वहां पर उस एग्रीकल्चरल लैंड पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होनी चाहिए, कोई और एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ओके जी, ठीक। एग्रीकल्चरल इनकम में बी रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड, मतलब कैश में रिसीव हो सकती है या फिर और किसी रूप में रिसीव हो सकती है। एग्रीकल्चरल इनकम में अराइज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 वेज। कैसे अराइज हो सकती है? 3 तरीके हैं उसके, देखो कैसे। फर्स्ट, इट मे बी रेंट, रेंट हो सकता है। रेवेन्यू हो सकती है, रेवेन्यू कब होगी? जब मैं फसल बेच दूंगा। रेंट कब मिलेगा? जब मैंने किसी और किसान को मेरी जमीन दे दी है, वो वहां पर खेतीबाड़ी कर रहा है और उससे मुझे खुद भी कमा रहा है और मुझे रेंट पे कर रहा है। तो दोनों तरीके, तो रेंट भी हो गया, रेवेन्यू हो गया। डिराइव्ड फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, अब वो लैंड कहाँ सिचुएटेड होनी चाहिए? इंडिया में, चाहे उस पर मैं खेतीबाड़ी करूं या किसी को किराए पे दे दूं जो वहां पर खेतीबाड़ी करे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करे, बट लैंड कहाँ सिचुएटेड होनी चाहिए? इंडिया में होनी चाहिए। ओके, यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज, देखो कितना स्पष्ट बोला हुआ है, यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज, खेतीबाड़ी कृषि के उद्देश्य से उस लैंड का यूज होना चाहिए, चाहे मैं करूं या जिसको मैंने रेंट पे दी है वो करे। ओके जी, ठीक। नेक्स्ट, इट मे बी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय। ओके, अब इस लैंड से जो इनकम आपको मिल रही है वो कैसी होनी चाहिए? एक तो एग्रीकल्चरल इनकम होनी चाहिए। एग्रीकल्चरल इनकम कैसे होगी? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करो, मतलब फसल उगाओ, उसको बेचो, उससे आपको पैसे आएंगे। ओके। सेकेंड, द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोसेस ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। अब ये क्या लाइन है सर? फर्स्ट वाला तो सही था, फसल उगाई, बेच दी, उससे जो इनकम हुई एग्रीकल्चरल इनकम। सेकंड नंबर, अब वो जो फसल उगाई है उस फसल को हम, उस क्रॉप को हम ऐसे ही सेल नहीं कर सकते मार्केट में, ऐसे कैसे कोई उसको लेगा नहीं,
तो क्या करें, उसको मार्केट में सेलेबल कंडीशन में बनाना, ताकि वो मार्केट में बिक जाए, मार्केट में फिट हो जाए, मार्केट फिट हो जाए वो। तो इस कंडीशन में उसको बनाना। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे डोडा वगैरह जो उगाया जाता है ना, उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसे ही आप नहीं उगा सकते। तो उसमें क्या होता है कि वो ऐसे ही सेल नहीं होगा, उन पत्तों को अच्छे से सुखाना पड़ता है, सुखाने के बाद में फिर उसमें कुछ प्रोसेस करके, फिर जैसे टी हो गई, टी जो होती है वो अगर उसकी आप खेती बाड़ी कर रहे हो तो उसमें भी आप ऐसे कैसे उसको सेल नहीं करेंगे, है ना। तो कुछ फसल ऐसी होती है जो डायरेक्ट सेल हो जाती है, कुछ फसल ऐसी होती है जो डायरेक्ट सेल नहीं होगी। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मार्केट फिट बनाना पड़ेगा, ताकि वो मार्केट में सेलेबल कंडीशन में हो जाए, और फिर आप उसको सेल करते हो तो उससे भी रेवेन्यू आएगी, वो भी एग्रीकल्चरल इनकम ही मानी जाएगी। ओके, नेक्स्ट, यहां वर्ड आपको ये याद रखना है, प्रोड्यूस फिट टू द टेकन टू द मार्केट। चाहे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने से, क्रॉप बेचने से हो, या फिर उस प्रोडक्ट को फिट करना हो मार्केट के लिए, उसके लिए कुछ आपने उसमें एक्टिविटीज कर ली और उसके बाद बेचा, वो भी आपकी कौन सी इनकम होगी, एग्रीकल्चरल इनकम होगी, वरना वो बिकेगा ही नहीं। ठीक है, द सेल बाय अ कल्टीवेटर और रिसीवर रेंट, अगर सेल करने से या कल्टीवेटर करने से या रेंट आप रिसीव कर रहे हो, कब, ऑफ सच एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रेज्ड और रिसीव्ड बाय हिम इन रेस्पेक्ट ऑफ विच नो प्रोसेस हैज बीन परफॉर्म अदर देन अ प्रोसेस ऑफ द नेचर मेंशन इन पॉइंट बी। इसके अलावा और कोई नेचर का आपने परफॉर्मेंस किया है जिसकी वजह से या तो आपको रेंट मिल रहा है, या फिर आपको कल्टीवेट करने से कोई इनकम हो रही है, या आपने उस फसल को बेचा उससे कोई इनकम हो रही है, तो वो भी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। तो एग्रीकल्चरल इनकम में अभी तक हमने क्या पढ़ा, अगर थोड़ा सा मैं इसको समराइज करूं तो, क्योंकि इतना सारा डेटा हम रट नहीं सकते। देखो, एग्रीकल्चरल इनकम में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जो इनकम होती है उसको एग्रीकल्चरल इनकम माना जाता है, और वो एग्जम्प्ट होती है, हमको पता है। ठीक है, अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कौन करेगा, कहां करेगा, तो इंडिया के अंदर लैंड होनी चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, इंडिया में सिचुएटेड होनी चाहिए, उसके अंदर या तो एसएससी खुद खेतीबाड़ी कर रहा है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहा है, कल्टीवेट कर रहा है, क्रॉप्स उगा रहा है और उसको बेच के पैसा आ रहा है, एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी, या वो किसी और को रेंट पे दे देता है, और जिसको रेंट पे दी है वो सामने वाला व्यक्ति भी वहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहा है और फसल बेच के पैसा कमा रहा है और रेंट ऑनर को पे कर रहा है, तो ये रेंट भी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। ओके जी, अब फिर आता है भैया एग्रीकल्चरल इनकम जो है उसमें तीन तरीके हैं। अब उसमें फर्स्ट क्या है, एग्रीकल्चरल, एक तो खेतीबाड़ी से, कृषि कार्य से होना चाहिए। सेकंड नंबर, अगर ऐसा कोई फसल उगा रहे हैं जिसको आप ऐसे ही मार्केट में बेच नहीं सकते, उसको जो है मार्केट फिट बनाना पड़ेगा आपको, उसमें कुछ एक्टिविटीज आपको करनी पड़ेगी ताकि वो मार्केट में सेलेबल कंडीशन में हो जाए, तो वो भी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। ओके, एक चीज याद रखना है यहां पर। अब देखो, कई बार क्या होता है कि आपने कल्टीवेटर वगैरह कुछ नहीं किया, आपने कोई मेहनत नहीं करी किसान ने, और बारिश आ गई और कुछ घास फूस जो है अपने आप ही उग गई, लेकिन उसकी भी कुछ वैल्यू है ना, उसकी भी कुछ वैल्यू है, लेकिन वो ऑटोमेटिक अपने आप उग गई, तो वो बेचने से जो इनकम आएगी वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी। यानी कि मेहनत करना जरूरी है, कल्टीवेट करना जरूरी है, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने के लिए, खेतीबाड़ी करने के लिए जो प्रोसेस है वो करना जरूरी है, तभी उससे जो इनकम आएगी वो एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। ओके जी, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया क्या, इट मे बी रेंट और रेवेन्यू हो सकता है, इट मे बी बिकम इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड, इनकम उस लैंड से होनी चाहिए। थर्ड क्या है, लास्टली एग्रीकल्चरल इनकम मे बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी फार्म बिल्डिंग रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। फार्म हाउस सुने हैं ना आप, फार्म हाउस के अंदर अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है तो उससे जो इनकम आ रही है वो भी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। देखो, फार्म हाउस कैसा होता है, फार्म कैसा होता है, उसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ी लैंड के साथ में एक मकान भी बना हुआ होता है जिसको हम फार्म हाउस बोलते हैं, और वो मकान के साथ में एग्रीकल्चर लैंड जुड़ी हुई है, तो मकान और एग्रीकल्चर लैंड दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, अब वहां पर मकान के अंदर किसान रहता है, या फिर उस मकान को स्टोरेज हाउस बना रखा है उसने, और बाकी जगह वो खेतीबाड़ी कर रहा है, या फिर उस किसान ने वो पूरा फार्म हाउस रेंट पे दे दिया है, और जिसको रेंट पे दिया है वो वहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहा है, और जो मकान है जो उस उस जमीन के साथ में जुड़ा हुआ है उसमें वो खुद रह रहा है, या फिर वो उसके अंदर क्या कर रहा है, उसको उसने जो है स्टोरेज हाउस बना रखा है, वेयर हाउस बना रखा है। तो अब इस फार्म हाउस से जो भी इनकम आएगी, चाहे रेंट के रूप में चाहे खुद काम करके उसके रूप में, वो एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। तो फार्म हाउस का बोले तो क्या मानेंगे, एग्रीकल्चरल इनकम। ओके जी, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा थ्योरी है फिर आगे थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी आ जाएगा।
नाउ लेट अस टेक अ क्रिटिकल लुक एट द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, थोड़ा सा क्रिटिकल लुक देखते हैं। ओके जी, फर्स्ट, रेंट और रेवेन्यू ड्राइव फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। ये हमने सबसे पहले पढ़ा था, रेंट रिसीव्ड हो, रेवेन्यू रिसीव्ड हो, कहां से हो, ऐसी लैंड से हो जो कि इंडिया में सिचुएटेड है और यूज किस पर्पस से होनी चाहिए, एग्रीकल्चरल पर्पस से होनी चाहिए। ओके, द फॉलोइंग 3 कंडीशन हैव टू सेटिस्फाइड फॉर इनकम बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो इनकम हुई है उसको आप एग्रीकल्चरल इनकम की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, एग्रीकल्चरल इनकम की तरह ट्रीट करने से होगा क्या, ऐसे को ये फायदा होगा कि वो एग्जम्प्ट होती है और उसको टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल इनकम की तरह अगर ट्रीट करना है तो ये कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। फर्स्ट क्या है, रेंट और रेवेन्यू शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, चाहे रेंट हो चाहे रेवेन्यू। अब रेंट और रेवेन्यू में कितनी बार समझा चुका हूं आपको, वो कहां से होनी चाहिए, उस लैंड से होनी चाहिए। लैंड हैज टू बी सिचुएटेड इन इंडिया, और लैंड कहां होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए। कहीं फॉरेन कंट्री में अगर लैंड है और वहां पर आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हो तो वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, लैंड शुड बी यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया वो, आराम से आप कुछ चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम ड्राइव फ्रॉम सच लैंड। अब उस लैंड से जो इनकम आपको रिसीव हो रही है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट है एग्रीकल्चरल इनकम। अब एग्रीकल्चरल इनकम जो है तो उसमें एग्रीकल्चरल जो वर्ड है वो हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर कहीं भी डिफाइंड नहीं है, उसकी डेफिनेशन नहीं दे रखी है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। ठीक है, हैज नॉट बी डिफाइंड इन दिस एक्ट। हाउएवर, कल्टीवेशन, अगर कल्टीवेशन हो रहा हो ऑफ अ फील्ड इन्वॉल्विंग ह्यूमन स्किल एंड लेबर ऑफ द लैंड कैन बी ब्रॉडली टर्म्ड एज एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी किसको बोला गया, एक लैंड पर जहां पर कल्टीवेशन हो रहा हो, ह्यूमन स्किल का, इंसानों की स्किल का और लेबर का यूज किया जा रहा हो उस लैंड को कल्टीवेट करने के लिए और उसमें फसल लगाने के लिए, क्रॉप लगाने के लिए, बीज बोने के लिए, और फिर वो जो फसल उगेगी उसको आप बेच रहे हो मार्केट के अंदर और उससे जो पैसा कमा रहे हो वो एग्रीकल्चरल इनकम है। या ये सब काम आपने किसी और किसान को दे दिया है वहां उस जमीन पर काम करने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए, और उसके बदले में आपको रेंट मिल रहा है तो एग्रीकल्चरल इनकम है। ओके, एग्रीकल्चरल मीन ट्रिलिंग ऑफ द लैंड। ठीक है, बिल्कुल। सोइंग द सीड्स, पहले खोदो उसको, ट्रिलिंग करो, उसके बाद उसमें बीज उगाओ। सिमिलर ऑपरेशन, और इसके जैसे ही दूसरे ऑपरेशंस। इट इन्वॉल्व बेसिक ऑपरेशंस एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। भाई दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, अब खेतीबाड़ी करते हैं तो भैया दो तरह के ऑपरेशन होते हैं ना। पहला ऑपरेशन क्या होता है, बेसिक ऑपरेशन, उसमें क्या करेंगे आप, कल्टीवेट करेंगे, है ना। पहले तो हल वगैरह चलाते थे, आजकल तो मशीनें आ गई है, ट्रैक्टर आ गए हैं, उससे उस जमीन को कल्टीवेट कर देते हैं, पूरा हल चलाते, खोद देते हैं, उसके अंदर बीज लगाते हैं, फिर उसमें खाद डालते हैं। आजकल तो बहुत सारे उर्वरक वगैरह आ गए हैं, फर्टिलाइजर्स आ गए हैं, वो डालते हैं, फिर पानी देते हैं उसको, है ना, फिर वो फसल उगती है और उसके बाद में आप क्या करते हैं, उस फसल की कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद में उसमें आप वीडिंग और डिगिंग करते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ जो हैं, चाहे कौन सी एक्टिविटीज़ हो, बेसिक ऑपरेशन या सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, ये दोनों ही एक्टिविटी जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मानी जाएगी, और इन दोनों एक्टिविटी करने से आपको जो भी इनकम होगी वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। ओके, ये जो मैंने मटेरियल लिया है ये ICAI के CA इंटर का स्टडी मटेरियल लिया है, वहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन ये किया हुआ था। ये तो एग्रीकल्चरल, उसमें बेसिक ऑपरेशन से और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन से आ सकती है। और फिर आता है हमारा B नंबर, प्रोसेस ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। ये मैं पहले बता चुका हूं, जो प्रोडक्ट है नहीं है, टैक्सेबल नहीं है। ओके, ठीक है। हाँ, तो प्रोसेस ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, सम टाइम टू मेक द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अ सेलेबल कमोडिटी। है तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, वो उगा लिया हमने, लेकिन उसको सेलेबल कमोडिटी के अंदर बनाने के लिए, ताकि मार्केट में बिक जाए, इट बिकम नेसेसरी टू परफॉर्म सम काइंड ऑफ प्रोसेस ऑन द प्रोड्यूस। तो उस क्रॉप के ऊपर हमको कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, द इनकम फ्रॉम द प्रोसेस एम्प्लॉयड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू द मार्केट वुड बी एग्रीकल्चरल इनकम। और ऐसा करने के बाद में अगर आपको उससे जो पैसा मिल रहा है ताकि वो सेलेबल कंडीशन में हो जाए और उससे आपको इनकम आ रही है, तो वो भी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। Sale of such agricultural produce in the market. Any income from the sale of any produce to the cultivator receive of rent in kind in agricultural income provided is form of the land situated in India used for agricultural purpose. इसके अलावा कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, अगर उसको मार्केट में आप बेच रहे हो और उससे आपको इनकम आ रही है तो वो एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। वही चीजें बार बार रिपीट यहाँ हो रही है। अब थर्ड है इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज है जो मैं, कुछ कंडीशंस हैं फार्म बिल्डिंग की, वो मैं आपको बता देता हूं क्या क्या है।
फार्म बिल्डिंग का मतलब समझ गए आप, एक बहुत बड़ी लैंड है जो कि एग्रीकल्चरल लैंड है और उसके ऊपर एक मकान बना हुआ है, घर बना हुआ है, तो वो हो गया फार्म हाउस और उसको फार्म हम बोलते हैं, ठीक है। तो फार्म बिल्डिंग बोलते हैं, देखो फार्म और बिल्डिंग दोनों साथ में है, ठीक है। इनकम फ्रॉम द फार्म बिल्डिंग विच इज ओन एंड ऑक्यूपाइड बाय द रिसीवर ऑफ द रेंट, या तो भैया मेरा है फार्म हाउस, उसको मैंने फार्म बिल्डिंग मेरी है, मैंने किसी और को रेंट पे दे रखा है और वो वहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहा है, तो वो जो रेंट होगा मेरे लिए एग्रीकल्चरल इनकम होगा, या फिर मैं खुद वहां पर ऐसी एक्टिविटीज कर रहा हूं तो वो मेरे लिए क्या होगी, एग्रीकल्चरल इनकम होगी, ठीक है। अब यहां पर कुछ कंडीशंस है जो सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। अब वो क्या कंडीशंस है, द बिल्डिंग शुड बी ऑन और इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड, जो बिल्डिंग है वो लैंड के साथ में बिल्कुल जुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए लैंड कहीं और है और बिल्डिंग कहीं और, ऐसा नहीं, लैंड के साथ में जुड़ी हुई होनी चाहिए बिल्डिंग। और अधिकतर फार्म हाउस में देखते होंगे बीचों बीच होता है मकान। ओके, नेक्स्ट आता है द रिसीव ऑफ द रेंट और रेवेन्यू ऑफ द कल्टिवेटर और द रिसीवर इन रेंट इन काइंड शुड बी रीजन ऑफ हिज कनेक्शन विथ सच लैंड रिक्वायर्ड एज अ ड्यूलिंग हाउस और एज अ स्टोर हाउस। अब देखो, जो वो फार्म और बिल्डिंग दोनों साथ में जुड़े हुए होने चाहिए। ओके, अब वो जो बिल्डिंग है जो फार्म हाउस के अंदर है, वो बिल्डिंग किस पर्पज के लिए यूज होनी चाहिए, एग्रीकल्चर पर्पज की यूज होनी चाहिए। कैसे, या तो किसान वहां पर रहता है जो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है, या फिर उसने उसको स्टोरेज हाउस के रूप में बना रखा है, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट, इन एडिशन टू अबव कंडीशन, इसके अलावा कुछ कंडीशंस और है, वो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आपका फार्म हाउस है ये कहां पर स्थित होना चाहिए। ये ऐसी जगह स्थित होना चाहिए जहां की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से कम होनी चाहिए। अगर आपका फार्म बिल्डिंग एक ऐसी जगह स्थित है जहां की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है तो उसको फार्म बिल्डिंग फिर नहीं माना जाएगा। तो ये कहां स्थित होना चाहिए, ये ऐसी जगह स्थित होना चाहिए जहां की पॉपुलेशन, घर नहीं बोल रहा हूं, पॉपुलेशन टोटल वहां के लोग टोटल मिला के 10,000 से कम होने चाहिए। तो ऐसा गांव जहां की पॉपुलेशन 10,000 से कम है और वहां पर फार्म बिल्डिंग है तो वो आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, उससे जो भी आप कमाओगे। अगर वो 10,000 से ज्यादा में है तो फिर क्या होगा, उसके लिए मैं बताता हूं आपको। देखो कि भाई अगर ऐसा भी तो हो सकता है, तो देखो अगर 10,000 के अंदर अंदर है तो क्या है, 10 ऐसी पॉपुलेशन समझ लेना, देखो बिल्कुल ईजी है, 10,000 से कम है पॉपुलेशन और वहां पर आपका फार्म बिल्डिंग है, एग्रीकल्चर इनकम मान लेंगे, उससे जो भी आपको रेंट मिलेगा या फिर आप एक्टिविटी करोगे उससे, वो एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। ओके, ऐसा समझ लो, ठीक है। बट अगर ऐसी जगह है, ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट है जहां की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है और 10,000 से ज्यादा है बट 1 लाख तक है, 10,000 से ज्यादा और 1 लाख तक इसके बीच में पॉपुलेशन है, तो क्या वहां पर फार्म बिल्डिंग होगी, उसको एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानेंगे? मानेंगे जब वो 2 किलोमीटर से दूर हो। यानी कि जिस जगह की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है और 1 लाख तक है, मान लेते हैं कोई जगह है उसकी वहां की पॉपुलेशन, उस डिस्ट्रिक्ट से उस सिटी की पॉपुलेशन 50,000 है। ओके, तो अब वहां पर अगर फार्म हाउस होगा तो उसको एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो वो वहां का जो सेंटर पॉइंट है, और अधिकतर रेलवे स्टेशन होता है कि वहां का अगर रेलवे स्टेशन है या बस स्टैंड है या फिर वहां का जो नगर निगम का जो भी ऑफिस होता है ना, वहां से ऊपर आकाशीय मार्ग से नापेंगे, 2 किलोमीटर के अंदर नहीं होना चाहिए, 2 किलोमीटर के बाहर होना चाहिए आपका फार्म बिल्डिंग, तो एग्रीकल्चर लैंड मान लेंगे। और अगर 2 किलोमीटर के अंदर हो गया तो फिर एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानेंगे। तो 2 किलोमीटर से बाहर होना चाहिए, और 2 किलोमीटर कैसे, ऊपर से ऐसे सर्किल में। ओके, ठीक। अगर ऐसी जगह है, ऐसी सिटी है जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है बट 10 लाख तक है, कितनी है, 1 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक है, तो वहां पर अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड फार्म बिल्डिंग होगी तो उसको एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो वहां का जो भी सेंटर पॉइंट है उससे 6 किलोमीटर के अंदर है तो एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानेंगे, और 6 किलोमीटर के बाहर है तो एग्रीकल्चर लैंड मान लेंगे। फिर नेक्स्ट है, अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन जहां आपका फार्म बिल्डिंग है उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, तो वहां पर 8 किलोमीटर के अंदर अंदर 8 किलोमीटर के अंदर अंदर है तो मानेंगे हम क्या, उसको नॉन एग्रीकल्चर लैंड, उसको एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानेंगे। और 8 किलोमीटर के बाहर है तो फिर एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे, मतलब वो आबादी से बाहर हो गई तो फिर खेती बाड़ी वहां पर की जा सकती है, ऐसा माना जाएगा। ओके जी,
ठीक, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट। अब इसमें कुछ चीजें और है, वो मैं बता देता हूं क्या है। वो है रूल्स। एक है रूल 7, एक है 7A, एक है 7B और एक है रूल नंबर 8। ये जो रूल्स है ये मैं आपको अलग से लेक्चर में कराऊंगा, क्योंकि इन रूल्स के अंदर क्या है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका अगर आप खेतीबाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन करते हैं, तो उसमें कुछ बिजनेस इनकम मानी जाती है और कुछ एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाती है। वो केवल इन्हीं स्पेसिफिक केसेस के अंदर, रूल्स के अंदर उनका डेटा दे रखा है, उसको मैं अलग से कराऊंगा। अभी मैं आपको करा रहा हूं आगे कि सर ठीक है, हमको समझ में आ गया ये थ्योरेटिकल पार्ट। अब एक पॉइंट और आता है, वो है एग्रीगेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि अगर कोई बंदा है, कोई किसान है, उसकी केवल और केवल एग्रीकल्चरल इनकम ही है, इसके अलावा उसकी कोई इनकम नहीं है। और एग्रीकल्चर इनकम कैसे होती है वो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो एक किसान है, एक फार्मर है, उसकी ओनली क्या इनकम है? एग्रीकल्चरल इनकम है, एग्जम्प्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक फार्मर है और इसकी कौन सी है? ओनली एग्रीकल्चरल इनकम है। तो इसकी एग्रीकल्चरल इनकम क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट। बट एक और किसान है, ये ए, ये आ गया बी, इसकी दो तरह की इनकम है, इसकी एग्रीकल्चरल इनकम भी है और इसकी बिजनेस इनकम भी है। और जो बिजनेस इनकम है वो टैक्सेबल है एज पर स्लैब रेट। एज पर स्लैब रेट वो क्या है? टैक्सेबल है। और जो एग्रीकल्चर इनकम है वो है मोर देन 5,000 रुपीज। अगर ये दोनों हो जाए, सबसे पहले तो क्या बिजनेस इनकम भी होनी चाहिए और एग्रीकल्चरल इनकम भी होनी चाहिए। और दोनों में क्या प्रॉब्लम है कि जो बिजनेस इनकम है वो स्लैब रेट के अंदर टैक्सेबल हो रही है और जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 से ज्यादा है। तो यहां पर फिर हमको करना पड़ेगा एग्रीगेशन, एग्रीगेशन ऑफ इनकम। वो कैसे करते हो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले बताता हूं स्लैब रेट। वैसे तो इसका हम अलग से पूरा लेक्चर लेंगे, लेकिन थोड़ा फिर समझ लीजिए कि स्लैब रेट जो है वो मैं बता रहा हूं आपको असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए बता रहा हूं बेटा, ठीक है। और हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा? 2023-24। तो इस इनकम की टैक्स इस ईयर में लगेगा। तो असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए मैं आपको स्लैब रेट बता रहा हूं। इसमें अगर इंडिविजुअल की बता रहा हूं, सबसे पहले तो मैं ऐसा इंडिविजुअल जिसकी उम्र जो है वो 60 से कम है, 60 या 60 से कम है, जिसकी उम्र 60 साल से क्या है? कम है। ओके जी, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया है? अगर उसकी इनकम जो है, उसकी स्लैब रेट बताता हूं, अगर उसकी इनकम अप टू 3 लाख है तो टैक्स रेट कितनी है? तो टैक्स रेट है निल। अगर उसकी इनकम नेक्स्ट 3 लाख यानी कि 3 लाख टू 6 लाख तो कितने हो गए? नेक्स्ट 3 लाख, ठीक है। तो उसका कितना परसेंट? 5%। अगर उसकी इनकम 6 to 9 यानी कि नेक्स्ट फिर 3 लाख, ऐसे नेक्स्ट 3 लाख करते जाना है, 6 to 9 तो कितना है? 10%। फिर उसकी इनकम नेक्स्ट 3 लाख यानी कि 9 to 12 तो कितना है? 15%। फिर अगर उसकी इनकम नेक्स्ट 3 लाख यानी कि 12 लाख टू 15 लाख, 20%। अगर उसकी इनकम मोर देन 15 लाख है, अब 15 लाख से कितनी ज्यादा? कितनी भी 15 से ज्यादा है, बस सीधा 30%, 25 नहीं है, फिर सीधा 30 है। देखो बाकी सब जगह 5 का गैप है, यहां सीधा 10 का आ गया। ओके, तो अब मान लेते हैं जो हमारा ये है किसान भाई, इसकी जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो है, मान लेते हैं 80,000 रुपए। तो 5,000 से ज्यादा हो गई, यस। और उसकी जो बिजनेस इनकम है फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूं वो है आपका 5 लाख, फॉर एग्जाम्पल के लिए 8 लाख मान लो, चलो 8 लाख। तो ये स्लैब रेट के अंदर टैक्सेबल हो रही है। कैसे? 3 लाख तक एग्जम्प्ट है और इसकी उम्र 60 साल से कम है, तो 3 लाख तक निल है, टैक्सेबल नहीं है। तो 3 लाख से कम होती, 3 लाख से यहां 3 लाख होता और यहां 4,000 होता तो एग्रीगेशन करने की जरूरत ही नहीं है।
एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट हो जाती और इस पे वैसे भी टैक्स नहीं लग रहा है। तो जो बिजनेस इनकम है उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, उस स्लैब रेट के हिसाब से ज्यादा है और टैक्सेबल है, और एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5,000 है, तो तभी क्या होगा, एग्रीगेशन होगा, अदरवाइज एग्रीगेशन नहीं होगा। जैसे ये फार्मर था, ओनली एग्रीकल्चर इनकम है, नॉन टैक्सेबल, खत्म बात। ओके, तो एग्रीगेशन कैसे होगा, तो देखो इसमें सबसे पहले हमको टैक्स लगाना है टोटल इनकम पर, तो हमको सबसे पहले लेनी है बिजनेस इनकम। क्या लेनी है, बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम कितनी है, 8 लाख। और हमको वैसे तो एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट होती है, लेकिन हमको यहां पर ऐड करनी है एग्रीकल्चरल इनकम। अब एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है यहां पर, मैंने कितनी मानी, 80,000 मानी, 50 मानी, 80, चलो तो ये कितना हो गया, 8,80,000। ये क्या होगी, टोटल इनकम या एग्रीगेट इनकम, एग्रीगेट इनकम। ओके, अब हमको क्या करना है, टैक्स लगाना है, टैक्स ऑन, है ना, स्लैब रेट लगा देनी है, किस पर, इस एग्रीगेट इनकम पर लगा देनी है। अब स्लैब रेट लगाओ, क्या है, अगर 60 साल से कम उम्र वाला है तो 3 लाख तक तो क्या है, 0, टैक्स लगेगा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट 3 to 6 पे क्या है, ठीक है, लेस अप टू 3 लाख, सॉरी अप टू 3 लाख, टैक्स कितना, निल। नेक्स्ट 3 to 6 कितने हो गए, नेक्स्ट 3 to 6, इनका गैप देखो, 3 लाख, उसका कितना परसेंट, 5%, वो कितना हो गया, 15,000। तो अभी तक कितनी इनकम पे टैक्स लगा चुका हूं, 3 लाख तक 0, और नेक्स्ट 3 लाख, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6, लेकिन यहां पर टोटल कितने हैं, 880 है। नेक्स्ट क्या आता है फिर, 6 to 9, 6 to 9, उसमें कितना परसेंट है सर, 10% है, लेकिन 9 जा ही नहीं रहे, हमारा मैक्सिमम ही कितना है, 880 तक ही तो है, 9 लाख तक तो पहुंच ही नहीं रहे हैं, तो 6 to 880, ये कितने हो गए सर, वैसे तो 3 लाख का गैप होता है, लेकिन यहां पर कितना है, 280 का, क्योंकि इनकम ही थी, उसका 10%, कितना हो गया, 28,000। तो टोटल कितना हो गया, 0 0 0 3 1 2 1 और 4, 43,000, 43,000। तो ये टोटल टैक्स हो गया। लेकिन सर आपने तो बोला था कि एग्रीकल्चर इनकम जो है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाना है ना। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब कैसे लेस करेंगे, सुनना, लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेस टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। अब एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स कितना है, अब आप बोलोगे सर पहले लग चुका है, हाँ वो टोटल में लग चुका है, लेकिन अब उसका डिडक्शन मिल जाएगी, उसकी छूट मिल जाएगी, वो लेस करना है। ओके ठीक, तो अब लेस कैसे करना है, तो देखो आपको सबसे पहले लेना है एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है, 80,000, और स्लैब रेट देखो, स्लैब रेट देखो कहां से स्टार्ट हो रही है, 3 लाख तक तो क्या है, निल, तो ये वाला लेना है आपको, एग्जम्प्ट वाला। एग्जम्प्ट कितनी तक है, 3 लाख, तो 3 लाख ले लो, 3 लाख ले लो। ओके, और उसमें ओनली जोड़ दो 80,000, तो कितना हो गया, 380। अब 3 लाख तक तो क्या है, एग्जम्प्ट है, और उसके आगे कितना परसेंट है, 5%, तो 80,000 का कितना हो जाएगा, 5%, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4,000, तो वो 4,000 यहां पर लेस हो जाएगा। अब 43,000 में से 4,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 39,000, ये आ गई टैक्स लायबिलिटी। लेकिन ऐसा कब करना है, ऐसा तब करना है जब किसी भी इंसान की एग्रीकल्चरल इनकम भी हो और बिजनेस इनकम भी हो। बिजनेस इनकम टैक्सेबल हो स्लैब रेट के हिसाब से, और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा हो, 5,000 से ज्यादा हो, तब ऐसा करना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इसी तरीके के कंटेंट लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।